हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट वर्ड नॉलेज। कैसे हैं आप सब। मेरी पहले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, नंद वंश के बारे में, और मौर्य समाज की स्थापना के बारे में, उसमें कौन कौन से किसने शासक किए उसके बताया था। और इस मेरा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें बताऊँगी मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण। सबसे पहले जो था वो यवन आया था। यवन कौन थे? मौर्योत्तर काल में भारत में सबसे पहले विदेशी आक्रमण बैक्ट्रिया नाम के ग्रीकों ने किया था। इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। हिंद यवन शासकों में मिनांडर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उसकी राजधानी साकल थी। यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि हिंद यवन शासकों में मिनांडर जो था उसकी राजधानी क्या थी, तो उसकी राजधानी साकल थी। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिनांडर या मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन मिलिंद प्नोह नामक ग्रंथ में है। क्वेश्चन आया, मिलिंद प्नोह नामक ग्रंथ में किसका वर्णन किया गया है? नागसेन के साथ मिनांडर के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन किया गया। फिर है, इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लेखयुक्त सिक्के जारी किए। किसने भारत में सर्वप्रथम लेखयुक्त सिक्के और सोने के सिक्के जारी किए? वो थे इंडो ग्रीक शासकों ने। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम सोने के सिक्के तथा लेखयुक्त सिक्के जारी किए थे। विभिन्न ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के आधार पर भविष्य बताने की कला, संभवत तथा सप्ताह के 7 दिनों का विभाजन यूनानियों ने भारत को सिखलाया। फिर आता है शक। शक कौन थे? शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक शासन क्षत्रपों में विभाजित थे, जिसका एक प्रमुख क्षत्र गुजरात में स्थित था। गुजरात शाखा में रुद्रदामन प्रथम प्रमुख शासक था। गुजरात शाखा में सबसे पहला प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदामन। फिर जूनागढ़ से प्राप्त 15 ईस्वी का उसका अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख था। रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। किसने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। फिर आए पहलव कौन थे? पार्थियन थे। जो पहलव थे मूलतः पार्थिया के निवासी थे, इन्होंने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। पहलवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस था। उसके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ये क्वेश्चन बना कि इस पहलवों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदफर्निस था। उसके शासनकाल में कौन सबसे पहले भारत आया था? तो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। किसके शासनकाल में? पहलवों के सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदोफर्निस के शासनकाल में कौन आया था? सेंट थॉमस भारत आया था। फिर नेक्स्ट है कुषाण। कुषाण कौन थे? कुषाणी यूची जनजाति से संबंधित थे। वे पश्चिमी चीन से भारत आए थे। कुजुल कटफिसेस ने 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की। उसका उत्तराधारी विम कटफिसेस था, जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। कौन था? कुषाण काल में जो थे कुषाण थे, उन्होंने कुषाण यूची जनजाति से संबंधित थे। ये पश्चिमी चीन से कहाँ भारत में आए थे? ये कौन थे? ये यूची जनजाति से संबंधित थे और ये पश्चिमी चीन के रहने वाले थे जो कि भारत में आए थे। कुजुल कटफिसेस ने 15 ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी किसे बनाया था? कटफिसेस को बनाया था। विम कटफिसेस था, जिसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को प्रचलित किया था। कनिष्क ने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया। मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी। तो कनिष्क ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? पुरुषपुर को, यानी कि पेशावर को अपनी राजधानी बनाया था। और मथुरा कनिष्क की द्वितीय राजधानी बनी थी। पहली राजधानी कौन थी? पुरुषपुर। एंड सेकंड जो थी, कनिष्क ने सेकंड राजधानी अपनी किसे बनाई थी? मथुरा को।
कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कश्मीर में कनिष्क ने किस नामक नगर की स्थापना की थी? तो कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी कश्मीर में। किसने? कनिष्क ने। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन में हुआ था। कहाँ किया था? कुंडल वन, यानी जो कि कश्मीर में स्थित है, वहाँ पे उसने शासनकाल में चौथी बुद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन में किया था। पहले बताई थी मैंने, पहले वीडियो में मैंने प्रथम संगीत आयोजन किसने की थी वो बताया था, सेकंड किसने की वो बताया, थर्ड की किसने की उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैंने बता रही हूँ कि यहाँ पे आगे चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसने किया? आयोजन कुंडल वन में किया गया था। ठीक है, और कहाँ पे वो चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था। कनिष्क ने नागार्जुन, चरक, अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, मात्र, चेट, संरक्ष आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। फिर आते हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य क्या था? गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम आ गया, और फिर एक जो चंद्रगुप्त हमने पहले वीडियो में पढ़ रखा है, तो आप ध्यान से सुनिए, जो वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, प्रथम शासक थे मौर्य वंश के। और जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त साम्राज्य के पहले शासक हैं। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम है वो गुप्त साम्राज्य के शासक है, प्रथम शासक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, प्रथम संस्थापक। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। लेकिन इसके पहले श्रीगुप्त तथा घटोत्कच का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। यहाँ पे माना गया है कि गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन जो इसके पहले, इससे भी पहले जो थे वो श्रीगुप्त और घटोत्कच का शासक के रूप में उल्लेख मिलता है। तो मतलब ऐसे तो हम बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम था, लेकिन उसमें उल्लेख और तुम पढ़ोगे तो उसमें कहीं कहीं पे ये भी दे रखा है कि श्रीगुप्त और घटोत्कच के शासक में रूप में उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद आए समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त, समुद्र के पुत्र थे, उनका नाम पड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो हमने पढ़ा तो चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। उसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, जो उस समय की महत्वपूर्ण घटना थी। समुद्रगुप्त, फिर आए समुद्रगुप्त कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, यहाँ पे भी दे रखा है कि समुद्रगुप्त थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। विभिन्न अभियानों के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और उन्हें ये नाम किसने दिया था? V.A. स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन नाम दिया था। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लिए। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? तो इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। फिर है समुद्रगुप्त की विजय और उसके बारे में जानकारी के स्रोत उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है। समुद्रगुप्त की अनुमति से सिंघल के राजा मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया था। बोधगया में एक बौद्ध मठ स्थापित किया था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। फिर आया चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के बाद कौन आया? चंद्रगुप्त द्वितीय आया। सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के शासक सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए जो कि चंद्रगुप्त के प्रथम के बेटे थे। फिर आए
चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त तृतीय ने चलाए थे। और कब चलाए थे? विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद ही चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहान भारत आया था। क्वेश्चन बनता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री कौन सा जो भारत आया था? तो वो है फाहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इस नवरत्न में कालिदास और अमर सिंह आदि शामिल थे। तो किसके दरबार में नवरत्न स्थित थे? किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नवरत्न इस मंडली, जो 9 विद्वानों की जो मंडली थी उसे नवरत्न कहा जाता था, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में स्थित थे। और उसमें कालिदास और अमर सिंह आदि भी शामिल हुए थे। फिर आए थे कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में गई थी? कुमारगुप्त प्रथम के समय में गई थी, 415 से 455 ईस्वी के टाइम में। ठीक है, फिर आए स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो कुमार प्रथम गुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त। जो स्कंदगुप्त है वो अंतिम शासक थे गुप्त साम्राज्य के। गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। उसने होड़ों के आक्रमण को विफल किया था। स्कंदगुप्त ने भी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा के समय निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। गुप्तकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका प्रशासन ग्रामीण के हाथ में होता था। फिर आता है कि कई गांवों को मिलकर पेट बनते थे। भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ था। भारत में मंदिरों का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में शुरू हुआ था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर था। गुप्त काल का सबसे उत्कृष्ट मंदिर कौन था? दशावतार। दिख नहीं रहा है क्या? अब दिखता होगा। दशावतार मंदिर था, वो गुप्त काल का मंदिर था, गुप्त काल के टाइम का मंदिर था। गुप्तकालीन बौद्ध धर्म गुफा मंदिरों से अजंता एवं बाघ की गुफाएं प्रमुख हैं। गुप्त शासकों को राजकीय आधिकारिक भाषा संस्कृत थी। गुप्त काल में भाग एवं भोग राजस्व कर था। भाग उपज का छठा हिस्सा होता था, जबकि भोज सब्जी तथा फलों के रूप में दी जाती थी। फिर आता है गुप्तोत्तर वंश एवं पुष्यभूति वंश। ये वंश कौन सा? पुष्यभूति वंश की स्थापना धानेश्वर में हुई थी। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। तो पुष्यभूति वंश की स्थापना धानेश्वर में हुई थी। कहाँ हुई थी? धानेश्वर में हुई थी। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन था, जो पहला और महत्वपूर्ण शासक था। फिर हर्षवर्धन आया। जो हर्षवर्धन थे वो इस वंश का महान शासक माना गया था। उसने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। पहले थी थानेश्वर, फिर उसने कन्नौज में स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। बाणभट्ट था वो हर्ष का दरबारी कवि था। उसने हर्षचरित की रचना की। हर्ष ने स्वयं नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की थी। हर्ष का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय में नर्मदा नदी पर तट पर हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनसांग भारत आया था। उसका यात्रा वृत्तांत सियूकी के नाम से जाना जाता है। उस हेनसांग का भारत आना या उस हेनसांग का यात्रा वृत्तांत किसके नाम से जाना जाता है? सियूकी के नाम से जाना जाता है। पल्लव वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। इसकी राजधानी
कांची यानी कि कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। और पल्लव इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने की थी। तो इसकी राजधानी कहाँ है? कांचीपुरम थी। मत विलास प्रहसन की रचना पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने की थी। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्स राज ने की तथा त्रिपक्षीय संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहारों की अंतिम विजय से हुआ था। कश्मीर के कारकोट वंश की शासक ललिता द्वितीय मुक्तापीड ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था? मार्तंड का निर्माण कराया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड ने प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण करवाया था। रासतरंगिणी का रचयिता कल्हड़ कश्मीर के लाहौर वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहता था। रासतरंगिणी के रचयिता कौन थे? कल्हड़, जो कि कहाँ के रहने वाले थे? कल्हड़ कश्मीर के लाहौर वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। कल्हड़ ने रासतरंगिणी की रचना लाहौर वंश के अंतिम शासक जयसिंह के काल में की थी। उड़ीसा के गंग वंश के शासक नरसिंह प्रथम ने भी कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। फिर आया था चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। इसकी राजधानी खजुराहो थी। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। परामरों की राजधानी उज्जैन थी। बाद में चलकर धारा उनकी राजधानी बनी थी। इसी के साथ मेरी वीडियो को थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो जो कि पार्ट 3 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। थैंक यू।